इस वीडियो में ईआरपी चैप्टर करेंगे अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन जो है इसमें से एग्जाम में आना चाहिए। और जो क्वेश्चन 2 आपका बनता है, जब मैं एग्जाम पैटर्न का वीडियो डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन 2 जो है उसमें पूछा जाता है, जनरली मैंने बताया था वेबसाइट के ऊपर आप शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें केस बना के पूछ रहे हैं आपको कि एक नया सिस्टम बन रहा है, इसको लेके बात कर रहे हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम में जा रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी को लेके बात हो रही है। तो कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो 2 बनता है आपका, उसमें आप उसमें ईआरपी बोल के क्वेश्चन जो है कई बार वेबसाइट का नहीं देके ईआरपी का दे देते हैं केस में। ठीक है। और हाल में जो देखा गया है इस चैप्टर से, अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो केस बेस्ड आ रहे हैं। मेरा जो चैप्टर है इस बुक में, इसमें मैंने पास क्वेश्चंस भी रख रखे हैं और आप देखोगे कि केस बेस्ड बना के इसमें 2-3 क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूंगा वीडियोस में। तो इसके लिए जरूरी क्या है, थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करके रखना। ठीक है ना। बाकी इस चैप्टर में जो सेकेंड पार्ट बोलूंगा मैं, एक तो ईआरपी के ऊपर चैप्टर है और इसके जो पार्ट 2 है स्पेसिफिकली वो सीआरएम, एससीएम, ये सब के बारे में बात करते हैं। वो सबसे शॉर्ट नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो उसका भी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी ये वाला पार्ट, क्योंकि अब हाल में आजकल इसमें केस बेस्ड आ रहे हैं, आ भी सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी आ सकता है, फीचर्स ऑफ ईआरपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी, ऐसे करके आ सकता है। बट थोड़ा कंसेप्ट लेके समझते हैं, ताकि अगर इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर केस बना के दे दे, क्वेश्चन 2 में ज्यादातर चांस है आने का, अगर आए तो, नहीं तो आपका वेबसाइट वाला ही पार्ट आता है, तो आप वो भी कर पाएंगे अगर वो कुछ नया डाल दे और कंफ्यूज कर दे तो भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईआरपी होता क्या है। तो ईआरपी बेसिकली एक कंसेप्ट है। ईआरपी कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। ईआरपी एक कंसेप्ट है, एक तरीका है। ईआरपी में क्या क्या आता है? ईआरपी में आ गया आपका एंटरप्राइज, रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज मतलब एक एंटिटी होता है जिसका कॉमन गोल होता है। गोल प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, गोल वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो ये एंटरप्राइज क्या होता है? एंटिटी होता है जिसका कॉमन गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है मीट करने का। उस गोल को मीट करने के लिए इनको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसमें मैन, मनी, मटेरियल सब आ गए इसके अंदर। आजकल डेटा वाला भी बात आ रहा है, डेटा बहुत बड़ा रिसोर्स है ना। ह्यूमन रिसोर्स तो मैन आ गया इसके अंदर, मैन, मनी, मटेरियल, ये सब आ गए इसके अंदर, मशीन भी आ जाएगा इसके अंदर, सब आ गए इसमें। अब प्लानिंग मतलब क्या होता है कि इन रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से प्लान करना ताकि हम इसका गोल को अचीव कर सके। क्या बोल रहा हूं मैं? ईआरपी मतलब रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से प्लान करना, एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से प्लान करना। प्लान मतलब स्ट्रैटेजी यूज करना। तो इसको बोलते हैं ईआरपी, मतलब एक कंसेप्ट है। ईआरपी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर तो एसएपी है। जैसे एसएपी अगर मैं नाम लूं तो कंपनी का भी नाम है, वो सॉफ्टवेयर का भी नाम है। ईआरपी का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर आज के दिन में एसएपी है। जो सब बड़ी कंपनियां जो होती है, फॉर्च्यून 500 से लेके ज्यादातर कंपनीज को आप अगर जाएंगे, आप देखेंगे वो एसएपी यूज करते हैं। तो ईआरपी क्या है? रिसोर्सेस को प्लान करना, सबसे बेस्ट तरीके से उसका ऑप्टिमम यूज करना, ताकि एंटरप्राइज अपने गोल्स को मीट कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। अब बेसिकली ये चैप्टर जो है ये पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में ही है। हम जब इसको MICS में पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को मद्देनजर रख के ईआरपी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब पहले क्रक समझिएगा कि एक ईआरपी सॉफ्टवेयर, अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, ईआरपी एक कंसेप्ट है। ईआरपी के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके नाम है, जैसे सबसे पॉपुलर एसएपी। बड़ी कंपनियों में जाएंगे आप ऑडिट करने के लिए, आपको एसएपी में बैठ के ही काम करना पड़ेगा। बहुत डिमांड रहती है एसएपी की। एसएपी को जानने वाले, एसएपी को इंप्लीमेंट करने वाले सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली वगैरह होता है, वैसे एसएपी है। कस्टमाइजेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसी कंपनी है वैसा ये बन जाएगा।
और बहुत धांसू एप्लीकेशन है। इसको लगाने से आपको जो बाकी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, जैसे SCM है, CRM है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है, वो सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये अपने आप सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके रखता है। इसको लगाने के बाद में आपको और कोई टाइप के एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं चाहिए। ये अपने आप में बहुत रोबस्ट, बहुत कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव एप्लीकेशन है। हम समझेंगे कि SAP चाहिए क्यों, या SAP ऐसा क्या कर दिया इसने दुनिया में आने के बाद, इस एप्लीकेशन के आने के बाद, कि लोग जो एक बार गए हैं इसमें सभी कोई SAP में ही आ गए हैं। SAP छोड़ के फिर काम ही नहीं हो रहा उनका। आप समझिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शनल एरियाज होती है। फंक्शनल एरियाज का एग्जांपल क्या है? जैसे ह्यूमन रिसोर्स एक फंक्शनल एरिया है, फाइनेंस एक फंक्शनल एरिया है, सेल्स एक फंक्शनल एरिया है। उसके बाद लिखते जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, भर भर के आप जितने इंपॉर्टेंट काम, जितनी एक्टिविटीज होती है उतने फंक्शनल एरिया है। उसके बाद मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया है, लॉजिस्टिक्स आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, सेल्स, प्रोडक्शन, HR आ गया, और पेरोल लिख लीजिए इसमें। तो ये सब क्या है? ये सब फंक्शनल एरिया एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब SAP जब नहीं था, SAP मतलब कोई एक ERP एप्लीकेशन नहीं था, तो होता क्या था? जैसे फाइनेंस के लिए आप एक अलग एप्लीकेशन बाजार से खरीद के लाते। जैसा मान लीजिए आपने टैली का इस्तेमाल किया, जो कि फाइनेंस का बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, वेल ट्रस्टेड है। इसमें फाइनेंशियल डेटा सारे आ जाएंगे। टैली भी काफी इंप्रूव हुआ है आगे जाके, स्टॉक टेकिंग का आ गया इसके अंदर, ये सब चीजें भी इसके अंदर आने लग गई। अब मान लेते हैं कि HR के लिए आपको एक अलग एप्लीकेशन लाना पड़े। मान लीजिए एप्लीकेशन H आप खरीद के लाए बाजार से, जो HR डिपार्टमेंट यूज करता है। एक एप्लीकेशन है, HR डिपार्टमेंट क्या यूज करेगा? उसमें सैलरी के कंप्यूटेशंस होंगे, उसमें लीव निकल जाएगा उस एप्लीकेशन में, अटेंडेंस होंगे उस एप्लीकेशन में, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये सारी बातें सब उस एप्लीकेशन में। एम्प्लॉयज डेटा के लिए अलग एप्लीकेशन, फाइनेंस के लिए जिसमें ट्रेडिंग PL वगैरह बनेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज जाएगी, उसके लिए फाइनेंस का एक एप्लीकेशन। वैसे मान लीजिए आप सेल्स के लिए एक एप्लीकेशन लेके आते हैं, एप्लीकेशन S, जो सेल्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, कितने को कितनी सेल हुई है, सारा डेटा मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली यू कैन हैव एन ऐप फॉर प्रोडक्शन, ऐप P। आप मार्केटिंग के लिए ऐप M रख लीजिए, आप लॉजिस्टिक के लिए ऐप L रख लीजिए, और पेरोल के लिए आप ऐप P रख लीजिए। तो हो क्या रहा है कि जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप टेक्निकली उसको फंक्शनल एरिया बुला लीजिए, आप ERP सॉफ्टवेयर की भाषा में उसको मॉड्यूल्स बुला लीजिए, एक ही बात है। अब हो क्या रहा था पहले कि हर एक डिपार्टमेंट अपना 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 अलग अलग ऐप यूज कर रहा था। अब जो टैली है वो खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेस कर पा रहा है, जो एप्लीकेशन H है वो HR डिपार्टमेंट एक्सेस कर पा रहा है, और इनको चाहिए भी अपना है। भैया अपना डेटा मेंटेन कहाँ करेंगे ये लोग? एंट्री तो इनके यही होगी। इनको पता है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता है ना सब कुछ क्या हो रहा है सेल्स के बारे में। इनको एक ऐप तो चाहिए सब देखने के लिए। जब कंप्यूटराइज में हम कन्वर्ट हो गए थे, सब लोग अपना अपना ऐप अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे थे। अब HR वाला अटेंडेंस के लिए यूज कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डेटा नीड्स टू बी एंटर्ड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है, डुप्लीकेसी आ रही है। आज सैलरी का डेटा तो यहाँ पर भी चाहिए HR को, वही डेटा तो फाइनेंस में भी चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सारा डेटा जो यहाँ से निकल के आ रहा है हर एक डिपार्टमेंट से, फंक्शनल एरिया से, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस में भी जाएगा, क्योंकि फाइनेंस को सेल्स का फिगर चाहिए, वो यहाँ से आएगा। उसको प्रोडक्शन के डेटा चाहिए, यहाँ से आएंगे, खर्चा कितना हुआ, ओवरहेड्स। उसको लॉजिस्टिक्स के चाहिए, यहाँ से आएंगे। HR सैलरी का डेटा यहाँ से आएगा, एम्प्लॉयज का डेटा। पेरोल पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, यहाँ से आएगा डेटा। मार्केटिंग का खर्चा क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा, सब यहाँ से आएगा। तो हो क्या रहा था, डेटा हर डिपार्टमेंट में एंट्री हो रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही डेटा, सेम डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में एंट्री हो रहा था। अब HR का अपना डेटा यहाँ पे एंट्री हो रहा है, फाइनेंस वाला उस डेटा को यहाँ पे एंट्री कर रहा है अपना, पेरोल वाला यहाँ एंट्री कर रहा है, फिर फाइनेंस वाला यहाँ एंट्री कर रहा है उसको। अब इससे क्या प्रॉब्लम? डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम स्कैटर्ड है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूज बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक ही डेटा एक से ज्यादा बार एंट्री हो रहा है, तो बहुत बड़ा चांसेस है गलती होने का, है ना। यहाँ यहाँ ठीक हुआ तो यहाँ गलती हो गया। अब बताइए, एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, कंसोलिडेशन कैसे करेंगे? अब डेटा मैं बोल रहा हूँ ना, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। एक डेटा यहाँ एंटर हो रहा है, वही डेटा यहाँ पर भी एंटर हो रहा है। अब कंपनी को तो HR का डेटा से, आज मैनेजमेंट जब देख रहा है उसको तो एक क्लियर पिक्चर ओवरऑल कंपनी का डेटा का चाहिए, तब सबको एक साथ लेके आना, कंसोलिडेशन, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था। अब
समझिए कि मैं एमडी हूँ कंपनी का। अब मेरे को एचआर का डेटा चाहिए, मेरे को एचआर डिपार्टमेंट से डेटा लेके आओ, क्योंकि उसका एप्लीकेशन में है भैया, है कि नहीं है। फाइनेंशियल डेटा चाहिए तो फाइनेंस वाले को बोलो डेटा देगा, प्रोडक्शन वाले को बोलो डेटा देगा। अब ये प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दिया किसने? ईआरपी सॉफ्टवेयर ने, ईआरपी एनेबल्ड सॉफ्टवेयर ने, जैसे एसएपी ने। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? अब जो है, अगर आप ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो आपको एक ही डेटा, एक ही एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। एचआर डिपार्टमेंट भी एसएपी एप्लीकेशन यूज करेगा। मैं एसएपी बोल रहा हूँ, एक ईआरपी पैकेज है ये, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है ये। फाइनेंस भी एसएपी यूज करेगा, सेल्स भी एसएपी यूज करेगा, सब लोग एक ही एप्लीकेशन यूज करेंगे। इस एप्लीकेशन में भरे पड़े हैं मॉड्यूल्स, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, हर चीज का मॉड्यूल इसके अंदर है। सिंगल एप्लीकेशन इज इनफ फॉर द एंटायर एंटरप्राइज टू बी इंप्लीमेंटेड। जो लोग भी सामने यूज करेंगे वो एसएपी ही यूज करेंगे, सैप। अलग अलग वेंडर लोग से अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे। ये भी सैप में एंट्री करेगा, ये भी एसएपी में एंट्री करेगा। अब देखिए होगा क्या, एचआर वाला जब यहाँ पे एंट्री करेगा तो फाइनेंस वाले को वापस से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी एम्प्लॉइज डेटा की, वो अपने आप यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। सेल्स वाला जब यहाँ पे एंट्री करेगा तो फाइनेंस वाले को वापस से सेल्स के फिगर की सेल्स की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। सबसे बड़ा क्रक्स क्या एसएपी का? इसने क्या कर दिया, इसने इंटीग्रेट कर दिया ऑल फंक्शनल एरियाज को। इसने इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ लेके आ गया सारे फंक्शनल एरिया को। एंट्री अब एक ही बार होगी, दो बार नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। पूरा डिपार्टमेंट जितना भी एंटरप्राइज है, सब लोग एक ही एप्लीकेशन, सिंगल विंडो, सेम इंटरफेस यूज कर रहे हैं, अलग अलग यूज नहीं कर रहे हैं। आप जितने भी एप्लीकेशन हम बड़े यूज, मान लिया बुद्धा एयर में आप टिकट बनाइए, आपको जो विंडो दिख रहा है ना, बुद्धा एयर वाले को भी वही दिख रहा है। एक यूजर इंटरफेस है, एक बार डेटा इंटर होगा, सिंगल डेटा बेस से सब कुछ एक्सट्रैक्ट होगा, वहीं पे चला जाएगा। यही खासियत है सैप की। एसएपी ने क्या किया, ईआरपी सॉफ्टवेयर ने, इसने इंटीग्रेट कर दिया सारे फंक्शनल एरियाज को इनटू वन। अब आप बोलोगे सर सेल्स वाला तो फिर सबका डेटा देख सकता है? नहीं देख सकता है, ये तो लॉगिन आईडी पासवर्ड्स क्यों काम आते हैं यहाँ पे। आज सेल्स वाला जब अपना इंटरफेस देखेगा, वो सिर्फ वही देख सकता है, वही कर सकता है जो उसके लिए है। वो सिर्फ सेल्स के डेटा को एक्सेस करता है। एचआर वाला सिर्फ एम्प्लॉय डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसकी एंट्रियां पास कर सकता है, और कुछ नहीं दिखेगा उसको। हम कस्टमर हैं, बुद्धा एयर में जाके देख सकता हूँ क्या? बुद्धा एयर का एप्लीकेशन से मान लो फोन में गया मैं, और फोन से मैंने टिकट बनाई, क्या मैं देख सकता हूँ क्या कि बुद्धा एयर की प्रॉफिट कितनी है, कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं? नहीं। मेरे को सिर्फ ये देखने मिलेगा कि बुद्धा एयर में कितनी टिकट्स अवेलेबल है, कौन कौन से, है ना, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक आना है मेरे को। मैं कैंसिल कर सकता हूँ टिकट, पेमेंट कर सकता हूँ, मतलब मेरे लायक जो चीजें हैं सिर्फ मैं वही देख सकता हूँ, उसके बाहर मैं नहीं देख सकता। तो यही खासियत है एसएपी में कि इसने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया सारे फंक्शनल एरियाज को इनटू वन। एक ही एप्लीकेशन पूरा एंटरप्राइज में है, सारे डिपार्टमेंट वही यूज कर रहे हैं। एक ही बार एंट्री होगी, दो बार एंट्री नहीं होगी, डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। इससे कितना ज्यादा एफिशिएंसी आ गया, खुद सोचिए। और ये इसे बहुत महंगे होते हैं। इनिशियली जब एसएपी आया था, इसका मेन मकसद यही था कि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए था ये, बहुत ज्यादा महंगा। अब जब दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, उसके बाद अब ये कंपनी क्या करेगी, तो इसने टारगेट करना शुरू कर दिया मिड साइज फर्म। अब तो स्मॉल टू मीडियम उस लेवल के ना, लोअर मिड साइज फर्म, वो लोग लेवल के भी लेकिन महंगा तो है भैया, 50 60 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक आपका नेपाली रुपीज में लगेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एसएपी जैसा बोल रहा हूँ, अलग अलग वेंडर्स के भी आते हैं, पर सबसे पॉपुलर एसएपी है, यूज करना आसान है, काफी क्लैरिटी है इस एप्लीकेशन में। मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज काठमांडू में मेरी 4 दुकानें हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरी 4 मिठाई दुकानें हैं काठमांडू में, मिठाई की शॉप्स है मेरी काठमांडू में। तो अलग अलग एरिया में है ये शॉप्स। तो एक एरिया ए में है, एरिया बी में है, एरिया सी में है, एरिया डी में है। अब यहाँ पे मेरी हेड ऑफिस है, ये मेरी हेड ऑफिस है, मैं यहाँ से सारा कंट्रोल करता हूँ मेरे मिठाई का बिजनेस का। स्वीट शॉप है ये सारी, स्वीट शॉप्स है मेरी, 4 शॉप्स है। ये मेरी हेड ऑफिस है इसी के बगल में मेरी फैक्ट्री है, जहाँ सारी मिठाइयाँ बनती है और हम डिस्पैच करते हैं। अब ईआरपी से पहले सोचो क्या सिनारियो है कि 4 स्टोर है, तो 4 स्टोर में मैंने स्टाफ बिठा रखे हैं। अब मेरे को पूछना पड़ता है फोन करके,
कितना टर्नओवर हुआ, स्टोर ए में कितना टर्नओवर हुआ, कुछ है ना, मेरी फैक्ट्री है, सब मिठाई यहाँ बनती है, यहीं से डिस्पैच होता है। तो ये लोग मेरे को फोन करते हैं, सर रसगुल्ले खत्म हो गए, मैं रसगुल्ला भेज देता हूँ। सर समोसा खत्म हो गया, मैं समोसा बना के भेज देता हूँ यहाँ पे। कई बार कस्टमर को घूम के जाना पड़ता है ना। कई बार बिकता नहीं है तो पड़ा रहता है यहाँ पे, रात को फेंकना पड़ता है हम लोगों को। सेम केस है, मेरे को बुक्स मंगानी पड़ती है, अरे सेल के कैश कितना आया भेजो यहाँ पे, टर्नओवर कितना है, सेल क्यों नहीं हुआ। मेरा हर टाइम ये चलते रहता है ना। हर 2-3 दिन में मैं इसके स्टाफ को, जो कैश जो अकाउंटेंट उसको बुला लेता हूँ, आओ मिलो मेरे को यहाँ पे आके, ये आता है यहाँ पे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्या टर्नओवर है, क्या सेल्स है। तो ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। क्यों क्यों चल रहा है प्रॉब्लम? क्योंकि ये अपना एक एप्लीकेशन यूज करता है दुकान में। यहाँ पे एक अपना एप्लीकेशन टैली जैसा यूज करता है, ये अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ये भी अपना एप्लीकेशन, चारों लोग 4 टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हैं। एंट्री वहीं पे करनी पड़ती है मेरे को, हिसाब किताब वहीं होता है, मैं फोन कर करके पूछ रहा होता हूँ, है ना। वो फोन करता है, समोसा खत्म हो गया, आप भेजे नहीं, रास्ते में है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस एफिशिएंसी के साथ हम काम नहीं कर पा रहे हैं। Plus, me as a owner of this business from the head office, I do not have the real picture of the business sitting in my head office. मेरे को ये बड़ा टेंशन रहता है ना, कभी उस दुकान में जाके समझना पड़ता है, कभी उस दुकान में जाके समझना पड़ता है। तो जब ईआरपी आया, अब मेरे को लगा ईआरपी इंप्लीमेंट कर देता हूं मैं। अब मैंने क्या किया, ईआरपी को इंप्लीमेंट कर दिया इन, और मेरे चारों चारों में क्या मतलब, मैं एक करूंगा ना, यहाँ पे कंप्यूटर लगाया, उसमें ईआरपी लगा दिया, यहाँ पर भी ईआरपी, मल्टी यूजर आ जाएगा ये, है ना, मल्टी यूजर आएगा ये, आराम से यहाँ पे लग जाएगा। मैंने क्या किया, एक ही सॉफ्टवेयर को 5 जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया, इंक्लूडिंग माय हेड ऑफिस। अब क्या हुआ देखो, मैं ये ईआरपी में, मैं ये आता हूँ हेड ऑफिस, मेरी बैठता हूँ ऑफिस में, और मैं ईआरपी का ऐसे विंडो खोलता हूँ ना, मान लीजिए ईआरपी एप्लीकेशन का विंडो खुल गया। अब मेरे को ये चारों, मेरे को ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी ऐसे करके दिख रहा है इसमें। मेरे को वही विंडो दिखेगा जो इनको दिखेगा, क्योंकि ये ईआरपी एप्लीकेशन ये लोग भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। मेरे यहाँ का विंडो, इनके यहाँ का विंडो सेम होगा। आप बुद्ध एयर टिकट बनाने के लिए खोलिए, ऐप कैंसिल करने के लिए खोलिए, टिकट के प्राइस जानने के लिए खोलिए, ठीक है। बुद्धा एयर वाला खोलेगा, आप देखेंगे आपका विंडो इंटरफेस सबका सेम होगा, क्योंकि ये लोग सब ईआरपी एप्लीकेशन यूज करते हैं और जनरली ये इंटरनेट इनेबल्ड होते हैं, तभी जाके मैं इसको रियल टाइम में एक्सेस कर पाता हूं। अब मैं जब यहां क्लिक किया, इनका जो विंडो इसके स्टोर में जो खुल रखा था ना, ए बोल के, मेरे को एग्जैक्टली वही विंडो, मैं मान लो ए में क्लिक कर दिया, यहाँ पे ए में जाना चाहता हूं, तो जैसे एप्लीकेशन इसके दुकान में दिख रहा है ना, ये स्टाफ जो देख कर पा रहा है, मेरा स्टाफ क्लिक करता है तो ये एंट्री करता है ना सेल की, मेरे को एग्जैक्टली वही विंडो यहाँ पे दिखेगा। मान लो कि मैं ए कंपनी में गया, तो मेरे को एग्जैक्टली वही विंडो दिखेगा जो उसको दिख रहा है। तो मतलब अगर ए में क्लिक कर दिया, मान लो ये ए ब्रांच ए है, तो उसमें जो बैलेंस शीट, जो टर्नओवर, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो एंट्रीज दिख रही है, जो स्टॉक दिख रहा है, उसको यहाँ पे मेरे को, उसको जो दिख रहा है मेरे को भी वही दिख रहा है। अगर मान लीजिए 100 पीस कोई स्वीट थी और वो 10 पीस बिक गई, अभी 90 इसके यहाँ पे दिख रही है ना, 90 पीस, मेरे को भी यहाँ पे 90 दिख जाएगी। ये खासियत है ईआरपी का। एंट्री एक ही बार, याद रखिए, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा हूँ बार बार। एंट्री ये बंदा कर रहा है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ये बंदा कर रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये बंदा कर रहा है यहाँ पे, मैं जिसका भी क्लिक करूंगा उसका मैं वही सकल एप्लीकेशन का वही डेटा देख सकता हूं, जो रियल टाइम में उस टाइम में ये बंदा अपने सिस्टम में देख पा रहा है। इट इज एज गुड एज कि मैं अपनी ए ब्रांच में बैठ के देख रहा हूं, मेरे को यही लगेगा यहाँ से। मेरे को फोन करने की पूछने की जरूरत है कि स्टॉक कितना है, कौन सा मिठाई भेजे, समोसा ज्यादा है कम है, कितना टर्नओवर है, नहीं। मेरे को रियल टाइम एक्सेस इंफॉर्मेशन की है, सारी इंफॉर्मेशन की है मेरे पास। उसके पास कौन सा स्वीट, कौन सा स्नैक का कितना पीस बचा हुआ है, कौन सा शॉर्ट चल रहा है, मैं अपने आप यहाँ से डिस्पैच कर दूंगा। मैं बोलूंगा फैक्ट्री वाले को, ये यहाँ भेजो, इसको वहां भेजो, ठीक है ना, उसको मत भेजना, वो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है ऑलरेडी दुकान में। मैं यहीं से बैठ के पूरे सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता हूँ। फायदा सुनिए, एंट्री एक ही बार करनी पड़ेगी, चाहे ए करेगा तो ए अपनी एक ही बार करेगा, वापस से यहाँ नहीं होगी, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर एंट्री हो रही है, एक सिस्टम, एक यहाँ मान लीजिए हेड ऑफिस का जो सर्वर रख दिया मैंने इसका ईआरपी का, सारा एंट्री यही हो रहा है। जो कोई एक्सेस कर रहा है डेटा को, वो यहीं से एक्सेस कर रहा है, डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है। एफिशिएंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ कितना एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, कुछ छुपाया नहीं जा सकता, कुछ चोरी नहीं की जा सकती, यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो गया उसका। मान लीजिए एक ब्रांच इंडिया में है, तो मल्टी करेंसी सपोर्ट करता है, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ईआरपी एप्लीकेशन। अब बताओ कितना इजी काम हो गया मेरे को ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करना। मैंने ओवरऑल 4 शॉप का एग्जांपल दिया, आप इसी में एग्जांपल कर लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट का।
आप इसी में अलग डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेके चलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए HR डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये लोग भी तो अपना अपना एंट्री कर रहा होगा। मैं यहाँ हेड ऑफिस में बैठा हूँ मान लीजिए यहाँ पे, तो ये एक बार एंट्री करेगा, मेरे यहाँ से देख सकता हूँ मैं HR डिपार्टमेंट का सारा एंट्री, HR डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन इंटरफेस मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। जो एंट्री करेगा सब यहाँ आ जाएगा, ये एंट्री सब यहाँ आ जाएगी, ये एंट्री सब यहाँ आ जाएगी, ये एंट्री सब यहाँ आ जाएगी, ये एंट्री यहाँ आ जाएगी। बन गया मेरा सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड का, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। HR वाले ने एंट्री की है अगर एम्प्लॉइज डेटा की, लीव की, सारा अटेंडेंस की, कितना पेमेंट कितना होगा कैलकुलेट करके, ये सिस्टम में वापस से थोड़ी एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं, ये इसी से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा, यहाँ सबका डेटा कंसोलिडेट होके इंटीग्रेट होके एक जगह आ जाएगा। इंटीग्रेशन इज द प्राइमरी क्रक्स ऑफ ERP। मैं यहीं से बैठ के हर डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि सबने ERP एक ही एप्लीकेशन यूज किया है। HR वाला, जब HR हेड अपना एप्लीकेशन खोल के जो देख पाता है, मैं यहाँ से वही चीज देख पाता हूँ। फाइनेंस वाला जो देख पाता है, मैं यहाँ से वही चीज देख पाता हूँ। प्रोडक्शन और सेल्स का भी वैसे देख पाता हूँ। हाँ, HR वाला खाली अपना डेटा ही देख पाएगा, इसलिए लॉगिन ID एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं इसको। हमने ID पासवर्ड जब बनाते हुए हमने वो मेक श्योर करेंगे कि वो क्या क्या ऑथोराइज है उसको देखने के लिए, करने के लिए। वो एम्प्लॉइज डेटा को लेके जो कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता वो। फाइनेंस वाला जो करेगा वो फाइनेंस के डेटा को लेके करेगा, बाहर नहीं जा सकता। पहले फाइनेंस के लिए आपको अलग एप्लीकेशन चाहिए था, इसका अलग एप्लीकेशन चाहिए था। कंपैटिबिलिटी हो नहीं हो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं यहाँ बैठ के सब कुछ यहीं बैठ के देख सकता हूँ, मेरे सामने हर डिपार्टमेंट, हर ब्रांच, हर है ना फंक्शनल एरिया मेरे लिए एज इफ की यहीं पे है। ये करता है ERP, ये है मेन कंसेप्ट ERP का। एक बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, मेरी 4 मिठाई दुकान वाली, और होपफुली आप लोग ये सब थोड़ा सा पिक्चर जैसा बना लेते हैं एग्जाम से पहले, एक बार देख लेंगे तो पूरा याद आएगा, वो पिक्चर छप जाएगी। कल केस स्टडी बना के आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से कर पाओगे। आप कोई एयरलाइन कंपनी का टिकट बना रहे होते हैं, सब ERP यूज करते हैं, सारे ERP एप्लीकेशन। इनफैक्ट बैंक के भी जो CBS सिस्टम होते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम, उसको भी आप बोल सकते हैं कि वो ERP एप्लीकेशन ही है। जो हेड ऑफिस में बैठा है वो अपने नेपाल की, मान लो नबील बैंक है, हेड ऑफिस काठमांडू में हेड ऑफिस है। नेपाल में जितनी नबील बैंक है, विराटनगर में, भैरवा में, है ना, जहां पर भी है, वो यहीं से बैठ के, काठमांडू हेड ऑफिस से बैठ के, हर ब्रांच उसकी जितनी भी है, कितनी टिकट बनी है, ऑनलाइन कितनी बनी है, स्टोर कितनी बनी है, किस ब्रांच में कितनी टिकट बनी है, कितनी कैंसिल हुई है, किस रूट की बनी है, ऐसे क्लिक ऑफ अ बटन देख सकता है। एक ही बार एंट्री करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, सिस्टम अपने आप सब कुछ कंसोलिडेट करके आपको दिखा देगा। आपके एक बिजनेस के 10 डिपार्टमेंट हो, आपके 10 तरह तरह के बिजनेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए सब कुछ इंटीग्रेट हो जाए, कंसोलिडेट, आपका ERP पैकेज कर देगा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने आपको 2 तरीके से समझाया। यहाँ मैंने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पर मैंने एक मिठाई दुकान का एग्जाम्पल लिया काठमांडू में मेरे। आपको ये अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया हो, आगे मैं पढ़ूंगा तो चैप्टर बहुत ही ईजी है, छोटा चैप्टर है, 5-7 क्वेश्चन बनते हैं इसके, एडवांटेज बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, चैलेंज वगैरह बनते हैं। यही समझ में आ गया तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। आप बुद्धा एयर जैसा कोई एप्लीकेशन को दिमाग में रखेंगे, कोई एयरलाइन कंपनी का एप्लीकेशन जिससे आप टिकट बनाते हैं, उसके बाद आप बेनिफिट्स, चैलेंजेस, ये सब करेंगे तो आप देखोगे कि आराम से आंसर अपना आ जाएगा। सारे आंसर आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 जो है अपना बुक का, तो इस चैप्टर में सारे मिल जाएंगे आपको, एग्जाम में आए हुए मिल जाएंगे, और कई रिपीट मिलेंगे। तो एग्जाम के मैंने डाल दिए हैं, कैसे केस बना के आपको वो पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स ऑन ERP आ भी सकता है, मैंने बताया ओवरऑल, बट आजकल हाल में 2-3 साल में देखा गया है कि अगर पूछ रहे हैं तो केस बना के भी इसके ऊपर पूछ रहे हैं। बट ओवरऑल क्वेश्चन जो केस के बाद ABC बनते हैं वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रह जाते हैं। जिसके पहला क्वेश्चन है ERP का मतलब क्या है और इसके फीचर्स क्या है। अब देखो 15 मार्क का आ गया है, बताओ, है ना, कितना ईजी हो जाता है यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि मार्क्स के हिसाब से भी लिखने हैं, जैसे कि व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय ERP, साथ में फीचर है तो इतना बड़ा लिख दिया। अगर ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स ERP आ जाए थोड़ा सा इसमें बड़ा ऐड कर सकते हैं आप। ERP प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा था कि ये क्या करता है, ये आपको इंटीग्रेट कर देगा, किसको, सारे फंक्शनल एरियाज को। आप सिंपल लैंग्वेज में फंक्शनल एरिया के बदले डिपार्टमेंट वर्ड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम कवरिंग फंक्शनल एरियाज,
भूलना मत इसको। सेल्स, परचेज, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एचआर, ये सब क्या है? फंक्शनल एरियाज। जैसे लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, इन सबको इंटीग्रेट करके एक में लेके आ जाएगा। मेरी मिठाई दुकान वाला एग्जाम्पल भी मत भूलना। It organizes and integrates operation processes and information flows to make optimum use of resources। मैंने शुरू में बोला था कि इसका मेन मकसद ही है ईआरपी का सारे रिसोर्सेज का अप्रोप्रिएट बेस्ट तरीके से प्लानिंग करना, ताकि एंटरप्राइज अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सके। तो ये रिसोर्सेज का तो बेस्ट इस्तेमाल कर रहा है भैया, तो बार बार एंट्री क्यों कर रहा है ना? एक ही जगह डेटा रखो, सब कुछ वहीं से एक्सेस करो, वहीं से रिट्रीव करो। तो रिसोर्सेज लाइक मेन, मटेरियल, मनी एंड मशीन, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी फंक्शन, इट इज अ टूल दैट असिस्ट टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी फंक्शन। मैंने क्या बोला? हर फंक्शनल एरिया अपना अपना इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है, एचआर वाला अपना डेटा डाल रहा है, सेल्स वाला अपना डेटा डाल रहा है, ये सबको लेके एक जगह इकट्ठा कर रहा है। इट इज अ टूल दैट असिस्ट एम्प्लॉइज एंड मैनेजर टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल द एंटायर बिजनेस। अब बताइए, यहाँ बैठ के सेल्स मैनेजर देख पा रहा है, मैं एज अ हेड ऑफ द कंपनी मान लो, मैं देख पा रहा हूँ एमडी का हो रहा, सेल कम हो रहा, नहीं हो रहा, मैं सब यहीं से कंट्रोल कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन को सामने रख के। तो ईआरपी के बारे में इतना ही लिखा हुआ इसमें, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं साथ में फीचर के आ गया। लेकिन बताइए, 15 मार्क्स सिर्फ इतना के लिए, और देखिए फीचर कितने ज्यादा नहीं है, बस इतने में खत्म हो गया ये आंसर आपका। 15 मार्क, 15 में जो 13-14 आ सकते हैं आपके। अब थोड़ा फीचर को ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। जनरली हम जब वर्ड यूज करते हैं फीचर और कैरेक्टर, ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। मतलब हम फीचर भी यूज करते हैं, कभी कभी कैरेक्टर वर्ड भी यूज कर लेते हैं। लेकिन ईआरपी चैप्टर में आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि फीचर का आप देखोगे आंसर अलग है, और कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर आपको अलग नीचे में पढ़ाऊंगा अलग से। तो एग्जाम में फीचर आए तो फीचर लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। आप ये मत बोलना दोनों का सेम ही मतलब हुआ, लेकिन ये ईआरपी में ही रहता है। फीचर बेसिकली कैसा क्या क्या होना चाहिए उसमें, और कैरेक्टर, अब इसको जनरली मैं बोल सकता हूँ कैरेक्टर मतलब कि देखने में कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज उसके अंदर होनी चाहिए। फीचर को बोल लीजिए कि कहीं ना कहीं कि क्या क्या वो करना चाहिए। अब कैसे भी समझिए, दोनों आंसर डिफरेंट है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। मैं अभी जो करा रहा हूँ, मैं फीचर्स करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ मैं अभी? फीचर्स। फीचर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था मेरी मिठाई दुकान अगर इंडिया में भी है, ईआरपी विल प्रोवाइड मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी मोड मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी करेंसी, मल्टीलिंगुअल, मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटीज। करेंसी मल्टी कर देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश में सब डेटा ले लेगा ये। मल्टी मोड मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी प्लेटफॉर्म देगा आपको ये काम करने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग का समझेंगे। अब जैसे ईआरपी एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। आपके कंटेंट में मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, क्या क्या मॉड्यूल होते हैं, डिटेल में नहीं है आपके उसमें, ठीक है ना? नहीं तो मैं आपको डिटेल में जाके बताता कि मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में क्या क्या होता है। अपने अपने स्कोप से बाहर है वो। हाँ, ये जरूर है कि कितने टाइप के मॉड्यूल होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल भी है इसके अंदर। अब मेरे को ये बताइए कि मान लो एक सर्विस इंडस्ट्री वाला अगर यूज करेगा, या फिर एक खाली ट्रेडर यूज करेगा, इसको बड़ा ट्रेडिंग कंपनी है जो माल बेचती है, ऑल ओवर नेपाल माल बेच रही है, तो जरूरी थोड़ी वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी? नहीं करेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी तो ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, ये सब के तो हमें जानकारी चाहिए ही नहीं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम बना तो नहीं रहे हैं कुछ। या हम सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, तो सर्विस इंडस्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई तो लॉजिक ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल आपको एसएपी में मिल जाएगा। आप करेंगे क्या? इसको यूज नहीं करेंगे और क्या करेंगे? इसलिए इसको बोलते हैं कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कस्टमाइजेबल होते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है आप मैन्युफैक्चरिंग है, आप मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यूज करिए, बाकी को हटा दीजिए जो आपके काम के नहीं है। आपको लगता है आप ट्रेडर है, आप सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, आपको लगता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है, हटा दीजिए उसको, यूज नहीं करेंगे उसको हम लोग, क्या दिक्कत है? कस्टमाइजेबल है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है बोलिए, आपको आपकी मल्टी करेंसी है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर में आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी करेंसी है ये। वही एप्लीकेशन में दुबई में भी लगा दूंगा, उसी में एंट्री होगी वहां के दुबई के करेंसी वगैरह में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये एक्सेप्ट कर लेगा उसको आराम से। तो मल्टी मल्टी वर्ड से आया पहला, मल्टी मल्टी, मल्टी करेंसी, मल्टी लैंग्वेज। दूसरा, तो पहला क्या है? मल्टी।
अब दूसरा क्या आ रहा है, इट सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग एक्टिविटीज। मैंने क्या बोला, प्लानिंग कर सकते हैं एक्टिविटीज को, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मैनेजमेंट को पूरा कंट्रोल है, मेरे पास पूरा कंट्रोल है मेरे बिजनेस का, चारों मिठाई दुकान का, यहाँ बैठ के क्या माल कहाँ बिक रहा है नहीं बिक रहा है, कौन सा फास्ट मूविंग स्टॉक है उसको और भेजूं, किसी से बात करने की जरूरत थोड़ी है, कम्युनिकेशन एकदम रियल टाइम में हो रहा है। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड इज इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड फॉर फ्लो एंड अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत स्मूथ है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट एनेबल्ड होता है, रियल टाइम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल रही है अपॉन एंट्री ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो कुछ भी मेरा दुकानदार एंट्री करेगा तुरंत मेरे को मिल जाएगी, मैं मैनेजमेंट हूँ। कोई एचआर वाला एंट्री करेगा, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कौन सी एंट्री हुई है। बुद्धा एयर की एक टिकट बैठ के मैं विराटनगर से बना रहा हूँ, काठमांडू हेड ऑफिस में दिख जाएगा उसको, एक टिकट बन गई यहाँ पे। तो पहला मल्टी था, दूसरा था इंफॉर्मेशन के बारे में, फ्लो अच्छा है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। इजी आंसर है ये सब। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ ये सारे, आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, एग्जाम में आराम से लिख के आ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो मेरे को ईआरपी से आते हुए दिख रहे, 2 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस चैप्टर से, 10 मार्क 12 मार्क कम से कम इस चैप्टर से आने चाहिए। हैज एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, याद रखिए, मैं आप जब वो वीडियो देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सीआरएम का, एक बार ईआरपी आप लगा देंगे ना, तो मैं तो जो प्राइमरी मॉड्यूल्स होते हैं काम करने के बराबर, मैं उसका एग्जांपल दे रहा था, मॉड्यूल्स मतलब फंक्शनल एरिया, लॉजिस्टिक बोल रहा था, एचआर बोल रहा था, एससीएम भी एक मॉड्यूल है इसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका सॉफ्टवेयर सेल्स फोर्स ऑटोमेशन भी एक मॉड्यूल है, सीआरएम भी एक मॉड्यूल है। ईआरपी लगा दिया आपने अच्छा कंपनी का जैसे एसएपी, आपको और कोई एप्लीकेशंस नहीं खरीदने पड़ेंगे। सप्लाई चेन भी ये देख लेगा, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना, उसको मैसेज करना, ऑफर्स देना, ये सब कुछ एप्लीकेशन से मैसेज जाएंगे। आपको एक भी दूसरा एप्लीकेशन खरीदने की जरूरत नहीं है, ना आपको फाइनेंस का टैली जैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। Amazon वगैरह सारे तो ये टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हैं, एक ही एप्लीकेशन में परचेज ऑर्डर भी रिसीव कर रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ट्रैकिंग भी दे रहा है वो, कस्टमर सर्विस भी है, कस्टमर फीडबैक भी है, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन कर रहा है ईआरपी। तो आपको एंड टू एंड सप्लाई चेन मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला वीडियो देखना, इसी चैप्टर के जो सेकंड पार्ट का है, पूरा डिटेल में बताया मैंने कि कैसे प्रोक्योरमेंट करने से लेके कस्टमर तक चला जाए माल, ये पूरा चीज आप सॉफ्टवेयर से पूरा कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। हैज एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एप्लीकेशन ही सारा चीज रेगुलेट कर लेगा, कहाँ से माल आ रहा है, कितने दिन में किसको जाएगा, टाइम से पहुंच जाए, राइट प्रोडक्ट राइट टाइम राइट प्लेस। ईआरपी ब्रिजेस द इंफॉर्मेशन गैप, अगेन इंफॉर्मेशन में तो गैप है ही नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत हाई क्वालिटी है, मेरी 4 दुकानें हैं, मैं तुरंत यहाँ बैठ के, कोई गैप ही नहीं है, कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है यहाँ पे। ईआरपी इज अ सोल्यूशन फॉर बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई प्रोजेक्ट लीजिए हाथ में, ईआरपी एप्लीकेशन आपको बहुत इफेक्टिवली उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। ईआरपी फैसिलिटेट्स कंपनी वाइड इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला, कंपनी वाइड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सब कुछ इधर ही दिख रहा है मेरे को, कंसर्निंग ऑल फंक्शनल एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पेएबल, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, पूरा एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर दिया है, सब कुछ को इंटीग्रेट करके रख देगा, ये एक बना देगा सबको, एक ही विंडो मिलेगा एप्लीकेशन का, एक ही जैसा दिखेगा, सबको लगेगा वो एक ही एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एक ही बार डेटा एंटर होगा। ERP परफॉर्म्स कोर एक्टिविटीज एंड इंक्रीज कस्टमर सर्विस, मैंने बोला ना कस्टमर सर्विस, CRM मॉड्यूल है, कस्टमर रिलेशनशिप, देयर बाय ऑगमेंटिंग द कॉर्पोरेट इमेज। ERP एप्लीकेशन यूज करेंगे, कस्टमर को इंफॉर्मेशन आएगा, माल कहाँ पहुंच गया, ट्रैकिंग कर सकता है वो, सब कुछ है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ERP होगा वो कस्टमर को भी फोकस करके उसका एक मॉड्यूल जैसे CRM इंप्लीमेंटेड होगा उसमें। ERP प्रोवाइड्स कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम नॉट ओनली अक्रॉस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो अक्रॉस कंपनीज अंडर सेम मैनेजमेंट। तो मैंने क्या बोला था, मैं आप एक डिपार्टमेंट ले लो, मैंने बोला एक कंपनी के 4 डिपार्टमेंट की बात कर लो, 10 कंपनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा लगेगा, सब कुछ इंटीग्रेट कर देगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका क्रक्स ही है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शनल एरियाज इनटू वन, इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कंपनीज इनटू वन। दुनिया भर में, खाली देश की कंपनी नहीं, दुनिया भर में जितनी कंपनी आपने खोल रखी है, यूएसए, दुबई, सबका डेटा ये एक साथ इंटीग्रेट करके आपको दिखा सकता है। ERP अलाउज इंट्रोडक्शन, अगेन ERP है, मॉडर्न है, तो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी इसमें, इसी से पेमेंट हो जाएंगे, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, ईमेल, सारी चीज का फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और जो पुराने ERP एप्लीकेशंस थे आज के दिन में अपडेट नहीं हुए, फेल हो जाएंगे, इसलिए SAP सब लोग क्यों बोलते हैं SAP इंडस्ट्री में जाएंगे तो, क्योंकि सबसे मॉडर्न, सबसे हाईटेक, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने वाला एप्लीकेशन है। ERP अलाउज इंट्रोडक्शन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक EFT कर सकते हैं इसी से आप,
इलेक्ट्रॉनिक ईडीआई, डेटा इंटरचेंज, इंटरनेट, इंट्रानेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन के अंदर है। याद रखना, हम फीचर पढ़ रहे थे, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स